हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी वेवल योजना की। वेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए एक शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था और हमने देखा था कि शिमला सम्मेलन में वेवल योजना की किस तरह से धज्जियां उड़ गई थी और ये वेवल योजना असफल सिद्ध हुई थी। इस योजना में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति स्पष्ट हो गई थी। उधर दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट हो गया था कि जिन्ना पाकिस्तान से कम कुछ भी लेने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ हमने देखा था कि यह सिर्फ वेवल योजना एक दिखावा मात्र थी, जो परिस्थितिवश या भारत का सहयोग लेने के लिए एक छलावा मात्र थी, जो भारतीयों को छलने के लिए रखी गई थी। तो जिस योजना के पीछे उद्देश्य ही सही नहीं था तो वो योजना सफल कैसे होती। लेकिन अब स्थितियां बदल गई थी। ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आने लग गया था कि अब भारत को और अधिक दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। भारतीयों को अतिशीघ्र स्वतंत्रता देनी ही होगी, उन्हें स्वशासन देना ही होगा और ये समय की भी मांग है। अब इसी समय इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इंग्लैंड में अब चुनाव हो चुके थे और लेबर पार्टी उसमें विजयी रही थी। लेबर पार्टी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वचनबद्ध थी। चुनाव के घोषणा पत्र में लेबर पार्टी ने यह आश्वासन दिया था कि यदि वह सरकार बनाएगी तो भारत को अवश्य ही औपनिवेशिक स्वराज्य देगी। लेबर पार्टी के एक सम्मेलन में जो चुनाव के पूर्व हुआ था, बेबिन ने कहा था, यदि हम विजयी होते हैं तो हम भारत मंत्री का कार्यालय बंद कर देंगे और इनका कार्य डोमिनियन को दे देंगे। अब देखिए भारत में चुनाव की क्या स्थिति थी। सत्तारूढ़ होने के बाद प्रधानमंत्री एटली ने भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल को परामर्श के लिए लंदन बुलाया। 18 सितंबर 1945 को लंदन से आने पर लॉर्ड वेवल ने घोषणा की कि केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचन, जो युद्ध के कारण न हो सके थे, आगामी शीतकाल में होंगे और निर्वाचन के बाद भारतीय राजनीति की समस्या के लिए प्रयास किया जाएगा। फलतः भारत में निर्वाचन हुआ और 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के आधार पर निर्वाचनों में भाग लिया। बंगाल और पंजाब में उसका मंत्रिमंडल भी बना। इस समय भारत की स्थिति बहुत ही उत्तेजक थी। युद्ध के बाद देश का राजनीतिक वातावरण अत्यंत उत्तेजित हो गया था। नवीन निर्वाचन हो ही चुके थे। इसी समय आज़ाद हिंद फौज के अफसरों का मुकदमा खुला और अभियुक्तों को सजा देने का फैसला किया गया। इसके विरुद्ध देश में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। अकेले कलकत्ता में 43 व्यक्ति पुलिस की गोली से घायल हुए। जबलपुर में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जबलपुर में इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का हेडक्वार्टर था, जहां शस्त्रों का बड़ा गोदाम था। पूना में गांधी ने सैनिकों को शांत रहने को कहा। फरवरी 1946 के तीसरे सप्ताह में भारतीय नौसेना ने तथा वायुसेना के एक भाग ने भी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों से सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए विद्रोह कर दिया। बम्बई के 3 लाइन मजदूरों ने भी इनका साथ दिया। इस स्थिति का सामना करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। इसने बम्बई में गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप 200 श्रमिक मारे गए। कराची में जज नौसेना ने विद्रोह किया तथा अंग्रेजी सेना ने उस पर गोली चलाई, तो भारतीय सेना ने भी प्रत्युत्तर में गोलियां चलाई। भारत में होने वाली इन घटनाओं से ब्रिटिश सरकार उदासीन नहीं थी।
सेना की टुकड़ियों का विद्रोह भविष्य के लिए खतरे का संकेत था। अतः इंग्लैंड में यह अनुभव किया जाने लगा कि भारतीय स्वतंत्रता की समस्या को और अधिक टाला नहीं जा सकता। अब देखिए एटले की घोषणा। भारत की राजनीतिक स्थिति में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे थे, उन्हें ध्यान में रखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने पार्लियामेंट में 16 फरवरी 1946 को यह घोषणा की कि कैबिनेट के 3 सदस्य इस उद्देश्य से भारत भेजे जाएंगे कि वे भारतीय नेताओं से मिलकर स्वतंत्रता के संबंध में योजना बनाएं। उसी दिन भारत के वायसराय ने घोषणा की कि मिशन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर होंगे। ये तीनों व्यक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की घोषणा ब्रिटेन को भारतीय नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 15 मार्च को भाषण देते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन योजना की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान में राष्ट्रवाद का जवार भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण एशिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वस्तुतः मंत्रिमंडल के सदस्यों को भारत भेजने का स्पष्ट कारण यह है कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को भेजा जाए जो स्वयं निर्णय कर सकें। यदि भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय किया तो यह निर्णय उसकी स्वेच्छा से होना चाहिए। कॉमनवेल्थ स्वतंत्र राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संघ है। यदि दूसरी ओर भारत पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय करता है तो हमारे मत में उसे ऐसे करने का अधिकार है। हमारे लिए यह उचित होगा कि हम संक्रमण काल में होने वाले परिवर्तनों को सुगमतापूर्वक होने में सहायता दें। हमें अल्पसंख्यकों का बहुत ध्यान है और हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक भय से स्वतंत्र होकर रह सकें, परंतु दूसरी ओर हम किसी अल्पसंख्यक संप्रदाय की प्रगति पर वीटो का अधिकार नहीं दे सकते। इस घोषणा का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसमें साफ तौर पर भारतीयों को स्वतंत्रता संबंधी मांग स्वीकार की गई थी। इसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय तथा अपना संविधान बनाने के अधिकार को भी स्वीकार किया गया था। भारतीयों के इस अधिकार को भी स्वीकार किया गया था कि चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो जाए। इस घोषणा का अंतिम अंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें कहा गया था कि मुस्लिम लीग को भारत के सांविधानिक विकास में रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने 25 मार्च को पत्रकारों को एक वक्तव्य में बताया कि वह खुला मस्तिष्क लेकर आया है तथा किसी भी दृष्टिकोण से बंधा नहीं है। उसने आगे कहा कि भारत उज्जवल भविष्य के द्वार पर खड़ा है। लॉरेंस ने आगे बताया कि ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र उन वादों और वचनों को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने भारत को दिए और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपनी वार्ता के बीच हम ऐसी बाधा तथा शर्त उपस्थित न करेंगे जो भारत के स्वाधीन अस्तित्व के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। सभी भारतीय स्वाधीनता की ओर जाने का भय निष्कंटक नहीं है, किंतु स्वाधीनता का जो दृश्य हमें दृष्टिगोचर हो रहा है उससे हमें सहयोग के पथ पर अग्रसर होने के लिए
प्रेरणा प्राप्त होगी। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने, जो मिशन का सदस्य था, बताया कि हम भारतवर्ष में विरोधी दावों का निर्णय करने के लिए नहीं आए हैं, वरन भारतीयों के हाथ सत्ता सौंपने के उपाय की खोज में आए हैं। मिशन ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसने 472 भारतीय नेताओं से बातचीत की, विभिन्न विचारों के प्रतिनिधियों के विचार जानने का प्रयास किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विचारों पर मुख्यतः ध्यान दिया गया और अंत में शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भी निष्कर्ष पर न पहुंचा जा सका, अतः मिशन ने स्वयं ही एक योजना का निर्णय किया। मार्च के अंतिम सप्ताह में उसने लॉर्ड वेवल तथा प्रांतीय गवर्नरों से परामर्श किया तथा 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक विभिन्न भारतीय नेताओं के साथ परामर्श किया। इस बीच 282 बैठकें हुईं तथा मिशन ने 472 नेताओं से विचार विमर्श किया। इसके बाद उसने देश की विभिन्न विचारधाराओं के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन किया तथा 5 मई को कांग्रेस व मुस्लिम लीग के 4 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस तथा लीग के बीच समझौता करके कोई निश्चित योजना बनाना था, परंतु मुस्लिम लीग देश के विभाजन पर अड़ी रही। अब देखो मुस्लिम लीग की धमकी। मुस्लिम लीग ने क्या धमकी दी? इसी समय अप्रैल 1946 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। इसमें पाकिस्तान की मांग दोहराई गई और स्पष्ट घोषणा की गई कि मुस्लिम लीग की ओर से पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं ने जो भाषण दिए वे बड़े कटु और उत्तेजक थे और उनसे यह बात स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए वे देश में खून की नदी बहाने से भी बाज नहीं आएंगे। फिरोज खां नून ने कहा था, हिंदू मुसलमानों के उस तांडव को देखेंगे, हिंदू मुसलमानों के उस तांडव को देखेंगे जो चंगेज खां या हलाकू ने भी नहीं किया था। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें कहा गया था कि मुस्लिम संप्रदाय ऐसे विधान को कभी स्वीकार नहीं करेगा जिसमें अखंड भारत स्वीकार किया गया हो और इस उद्देश्य के आधार पर किसी संविधान परिषद से सहयोग नहीं करेगा। इसमें मुस्लिम लीग की मांग थी कि बंगाल, असम, सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने का बहुत प्रयत्न किया। इसी उद्देश्य से 5 मई से 11 मई तक शिमला में सभी दलों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, परंतु मुस्लिम लीग भारत की अखंडता का विरोध करती रही और देश के विभाजन पर दृढ़ रही। तो ये तो थी वस्तु स्थिति। इन सब के बाद भी कैबिनेट मिशन के लोगों ने क्या मिशन योजना रखी और यदि रखी तो उस योजना में क्या क्या प्रावधान रखे गए थे और उन प्रावधानों पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया क्या रही थी, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।